नमस्कार दर्शकों, मैं शिवा शेख और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। स्वागत है आपका प्राइम टाइम में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। पिछली सरकारों की लापरवाही से बड़ी किसान आत्महत्याएं बोले योगी आदित्यनाथ। प्रमोद तिवारी ने मोदी सरकार पर 11 सालों से अघोषित आपातकाल का आरोप लगाया। अशोक गहतोल ने भाजपा पर देश को बांटने का आरोप लगाया। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। पिछली सरकारों की लापरवाही से बड़ी किसान आत्महत्याएं बोले योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कृषि और उनसे जुड़े क्षेत्रों में अपार संभावनाएं होने के बावजूद पिछली सरकारों की लापरवाही और किसान विरोधी मानसिकता के कारण राज्य की प्रगति बाधित हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि योजनाओं को आपस में बांटने और टेंडर छीनने के लिए बनाया गया, जबकि किसानों, नौजवान, महिलाओं और पशुपालकों के हितों की अनदेखी की गई। सीएम ने कहा कि इस राज्य की स्थिति धीरे धीरे दयनीय होती है और किसान आत्महत्या तक करने को मजबूर हुए। उन्होंने ये भी कहा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सर्वांगीण विकास की भावना को आगे बढ़ाया गया, जिससे यूपी में कृषि समेत विभिन्न क्षेत्रों में सुधार हुआ है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर अनंत संभावनाएं पहले से छुपी हुई हैं, कृषि और कृषि से जुड़े हुए सेक्टर में वहां पर जो कार्य होना चाहिए था, वास्तव में पिछली सरकारों की अकर्मण्यता और अन्नदाता किसान विरोधी सोच के कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। योजना बनती थी बंदर बांट करने के लिए, योजना बनती थी ठेके पट्टे हथियाने के लिए। उसके पीछे अन्नदाता किसान का, नौजवान का, महिलाओं का, पशुपालकों का हित हो सके, ये भाव ही नहीं था। और यही कारण था कि जिस राज्य में कृषि सेक्टर में अनंत संभावनाएं थीं, वह राज्य धीरे धीरे करके बदहाल होता गया। लगातार किसान आत्महत्या करने लग गया। पशुपालक अपने पशुधन से एक प्रकार से उसने वैराग्य सा धारण कर लिया था। लेकिन 2014 के बाद देश के अंदर समग्र विकास की जिस अवधारणा को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया, आज वह जमीनी धरातल पर देश के अंदर भी देखने को मिल रहा है और उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के जीवन में हुए परिवर्तन के माध्यम से भी हम देख सकते हैं। आज हमारा अन्नदाता किसान को सहाल है। आज वो आत्महत्या नहीं करता, पलायन नहीं करता। आज उसे कृषि सेक्टर और कृषि से जुड़े हुए एलाइड सेक्टर में सभी प्रकार की प्रोत्साहन भी मिलते हैं, तकनीक भी मिलती है और उसे हर प्रकार से सरकार सहयोग करने के लिए तत्पर दिखाई देती है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रमोद तिवारी ने मोदी सरकार पर 11 सालों से अघोषित आपातकाल का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि आपातकाल के बाद 1980 और 1985 में देश में जनादेश दिया गया था, लेकिन वर्तमान मोदी सरकार के पिछले 11 साल और 30 दिन का कार्यकाल एक अघोषित आपातकाल जैसा बन गया है। उन्होंने इसे हर गुजरते दिन के साथ और अधिक क्रूर बताया। प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि ये अवधि महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को महामंडित करने में व्यतीत हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा और राज्यसभा को निष्क्रिय बनाकर बिना विचार किए कानून बनाए जा रहे हैं। साथ ही टैक्स आतंकवाद चरम पर है और सीबीआई, ईडी जैसे जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। सांसद ने इस स्थिति को लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बताया है। इमरजेंसी के बाद जनादेश सन 80 में भी आ चुका है, 85 में भी आ चुका है, पर जिस तरीके से पिछले 11 साल 30 दिन जो मोदी सरकार के हैं, यहां एक अघोषित इमरजेंसी की तानाशाही हर दिन के साथ
और क्रूर होती जा रही है। ये 11 साल 10 दिन का सफर महात्मा गांधी से उनके हत्यारे गोडसे को महिमा मंडित करने में बीता है। लोकसभा राज्यसभा पंगु कर दी गई, 150 सदस्यों को निकालकर वहां कानून पास कराए गए। टैक्स टेररिज्म अपने चरम पर है। सीबीआई, जो दूसरी ईडी एजेंसी, टैक्सेशन, इन पर भरपूर दुरुपयोग हो रहा है। विरोधियों पर सारे संविधान से दूर हटकर क्रूर ढंग से उन पर हमला हो रहा है। मीडिया गिरवी रखने की कोशिश, न्यायपालिका प्रभावित करने की एक जद्दोजहद सबके सामने आ रही है। यही नहीं, कितने लोग आज जेल में हैं अर्बन नक्सलिज्म के नाम पे, जो आवाज उठा रहे हैं गांधीवादी या नागरिक वसूलों की, नागरिक अधिकारों की। ये 11 साल 30 दिन मोदी सरकार के क्रूर, विकृत, अघोषित तानाशाही का जीता जागता परिणाम है। मोदी जी, आपसे एक सवाल, इमरजेंसी में आप कहां थे? आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अशोक गहलोत ने भाजपा पर देश को बांटने का आरोप लगाया। जोधपुर में आपातकाल लागू होने के 50 वर्ष पूरे होने पर मनाए जा रहे संविधान हत्या दिवस के मौके पर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में कोई खास उपलब्धि नहीं है और उन्हें लोगों को गुमराह करने के चुनाव जीते हैं। गहलोत ने कहा कि अगर देश को एकजुट रहना है तो विभिन्न धर्मों और भाषाओं के लोगों को साथ लाना होगा, जो महात्मा गांधी का दर्शन था। अशोक गहलोत ने कांग्रेस के इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, लेकिन आरएसएस भाजपा को इस संघर्ष से कोई तकलीफ नहीं हुई। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि उनके पास सिर्फ हिंदू मुस्लिम भावनाओं को भड़काने के अलावा कोई काम नहीं है और उन्होंने महंगाई तथा बेरोजगारी की चिंता नहीं है। देखिए, इनकी उपलब्धि में कुछ है नहीं। 11 साल के शासन में कुछ करके दिखाया नहीं। जो वादे किए थे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए खाते में डाल देंगे, आपके आमदनी दुगनी कर देंगे किसानों की, क्या क्या नहीं बोले थे। अगर मोदी जी की स्पीच उससे सुन ले हम लोग, तो हमें कहने को आवश्यकता ही नहीं। ब्लैक मनी लेके आएंगे स्विस बैंकों से, कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी, और असत्य बोल के कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो गया। कोलगेट का 1,40,000 करोड़ का घोटाला हो चुका है। 11 साल में वो घोटाले कहाँ गए जो आरोप लगाए थे कांग्रेस पर। तो जिस प्रकार से इन्होंने जो कुछ भी लोगों गुमराह करके बाद में हिंदू मुसलमान करके आप चुनाव जीत जाते हो, पर देश को अगर एक रखना है, अखंड रखना है, तो आपको सभी जाति सभी धर्म के लोगों के साथ लेके चलना ही पड़ेगा। अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, दक्षिण में तेलुगु, तमिल, मलयालम, कितनी भाषाएं हैं, बंगाली अलग है, गुजराती अलग है, मराठी अलग है। अब ऐसे मुल्क को अगर एक अखंड रखना है तो तमाम भाषा बोलने वालों को, तमाम जातियों को, तमाम धर्मों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। ये कांग्रेस की नीति रही है महात्मा गांधी के जमाने से ही। अब नई पीढ़ी को गुमराह कर रहे हैं, वो हमारे सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। सच्चाई क्या है? आजकल सोशल मीडिया है, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलग आ गई है। मैं चाहूंगा कि एआई का उपयोग सब लोग करें। एआई नई क्रांति हो रही है दुनिया के अंदर, जिसमें आपको तमाम इंफॉर्मेशन 50 साल पहले की मिल जाएगी आपको। मैं खुद उसको यूज करता हूँ। कोई चीज मालूम करनी हो तो आप मालूम कर सकते हो। सर, मुख्यमंत्री प्रकार का जब मामला है तो इतनी बातें कांग्रेस करने के लिए बहुत कुछ है। आजादी जंग हमने लड़ी थी, कांग्रेस के लोगों ने लड़ी थी। आरएसएस और बीजेपी ने अपनी उंगली भी नहीं कटाई उस वक्त। इनको पूछो, इनको, आप भी उस वक्त यही थे, आप इनके नेता थे बुजुर्ग। उस वक्त में इन्होंने क्यों नहीं आजादी जंग में भाग लिया?
आजादी के बाद में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, खालिस्तान ने बनने दिया, राजीव गांधी की हत्या हो गई। इस परिवार, गांधी परिवार में 2 हत्याएं हुई है। किसे कहते, प्रधानमंत्री पद पर रहते हत्या हो गई। एक तरफ तो ये है इतिहास कांग्रेस शानदार कुर्बानी का, त्याग का, बलिदान का इतिहास। आधुनिक भारत दिख रहा है साइंस में, टेक्नोलॉजी में, आधारभूत संरचना में, बड़े बड़े बांध, कल कारखाने किसने बनाए? पंडित नेहरू के जमाने में। कई बातें कहने को है हमारे पास, इनके पास कहने को कुछ नहीं। इनके पास हिंदुओं को भड़काने वाला कुछ भी नहीं है। और बेरोजगारी है, उसकी चिंता इनको नहीं है। महंगाई बहुत भयंकर बढ़ रही है, उसकी चिंता इनको नहीं है। तो और क्या करेंगे? इमरजेंसी की बात करेंगे। इमरजेंसी में जो कुछ होना था, विशेष परिस्थिति में इमरजेंसी लगा दी इंदिरा गांधी जी ने, मान लो, और परिणाम हमारे खिलाफ आ गए। इंदिरा जी खुद भी चुनाव हार गई और कांग्रेस चुनाव हार गई। उसके बाद में इंदिरा जी ने और सब नेताओं ने कहा भाई ये हमारा कदम ठीक नहीं था। जब एक बार बात हमने खुद ने स्वीकार कर ली, इमरजेंसी लगाई अच्छे उद्देश्य से थे, और उसके अंदर कई ऐसी बातें हो गई जो जनता हमारे खिलाफ हो गई और हम चुनाव हार गए हैं। उसका उन्होंने एहसास कर लिया सब नेताओं ने। अब इसके बाद में कहना कुछ भी नहीं है। आप उनको फ्रीडम फाइटर घोषित कर रहे हो, क्योंकि असली फ्रीडम फाइटर आप में तो कोई है नहीं। जब आप इनको जो जेल में गए थे उस वक्त में, उनको आप पेंशन दे रहे हो, उनका आप सम्मान कर रहे हो, उनका दिवस मना रहे हो, ये तमाम बातें वही कर सकते हैं जिनके पास कहने कुछ नहीं हो। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुलाब चंद कटारिया ने कांग्रेस सरकार पर लोकतंत्र हत्या का आरोप लगाया। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर भाजपा के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाली सरकार ने ही लोकतंत्र की हत्या की। उन्होंने बताया कि पिछले 50 वर्षों से देश इस दिन को लोकतंत्र हत्या दिवस के रूप में याद करता जा रहा है। कटारिया ने कहा कि कांग्रेस की आलोचना करने वाले निर्दोष लोगों, नेताओं, मजदूरों, नेताओं, लेखकों और अखबारों को जेल में डाल दिया गया और भारत को जेल बना दिया गया। उन्होंने युवाओं की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि निश्चित रूप से युवा ही थे जिन्होंने देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए आंदोलन शुरू किया। उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए युवाओं के प्रयासों को महत्वपूर्ण बताया और देशवासियों से लोकतंत्र के मूल्यों को बनाए रखने की अपील की है। की दुहाई देते हैं रोज भाषणों में। लोकतंत्र की हत्या अगर किसी ने की है तो उस समय से सरकार ने की थी, और इसको एक तरह से लोकतंत्र का हत्या दिवस के रूप में ही देश 50 साल से इस बात को याद करता है। निर्दोष लोगों को, सारे लीडर्स को, सारे मजदूर नेताओं को, सारे लेखकों को, जिन्होंने भी कांग्रेस की आलोचना की, जिस अखबार ने भी आलोचना की, वो सब जेल में थे। तो एक तरह से हिंदुस्तान को जेल खाना बनाया और आधी रात में फखरुद्दीन अहमद को बुला करके दस्तखत करा के देश में आपातकाल पहले घोषित हुआ। सामान्यतः नियम ही होता है कि पहले कैबिनेट की मीटिंग होती है, कैबिनेट उसको अप्रूव करती है, उसके बाद ये प्रक्रिया होती है। लेकिन कैबिनेट का काम बाद में हुआ, राष्ट्रपति के दस्तखत पहले हुए, और रात को ही सारे निर्दोष और देश के सारे लीडर थे, जयप्रकाश नारायण से लेकर अटल जी से लेकर के मधुलेमे से लेकर के जितने लोग थे उस समय जो विपक्ष में एक तरह से कांग्रेस का विरोध करते थे, वो सब पार्टी के लीडर को तो बंद किया ही था, सामाजिक लोगों को भी, या जिन्होंने भी अपनी लेखनी चला करके इसका विरोध किया, वो सब लोग जेल में थे। तो एक तरह से हिंदुस्तान को जेल खाना बनाने का काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र का तमाशा और उसकी हिंसा करने वाले लोग, और उसके कारण से बेगुनाहों को न कोर्ट में जाने की आजादी, न उनको कहीं अपनी फरियाद रखने की, न कोई पत्रकार एक लाइन लिख सकता था। सारे के सारे पेज उस दिन हिंदुस्तान के अधिकांश अखबारों को बिल्कुल व्हाइट पेपर के रूप में आया, केवल ऊपर हेडिंग था, बाकी सारा पेपर खाली था। तो इसका मतलब देश ने मन से लोकतंत्र की हत्या के दिवस को माना, लेकिन बाद में मजबूरियां ऐसी थी कि सब लोगों को अपनी कलम से सरकार की तारीफ करने का काम करना पड़ा। सर, आपने भी अपना अनुभव साझा किया, क्या युवाओं को इसके लिए जागरूक करना बहुत ज्यादा जरूरी है? निश्चित रूप से उस समय देखो युवाओं ने ही इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। सारे प्रमुख लोग तो पहले से ही गिरफ्तार हो गए। उस समय इस लोकतंत्र की हत्यारी सरकार का विरोध करना या आंदोलन चलाना नामुमकिन था, क्योंकि घर वाले लोग भी
आंख मिलाने में भी डरते थे कि हमको पकड़ के ले जाएंगे। उस समय देश में आंदोलन शुरू हुआ इस लोकतंत्र बचाओ के पक्ष में, और उस समय जितने बच्चे आए थे वो सारे नौजवान हैं, 16-17 साल से लेकर 22-24 साल के लोग थे, जो एक तरह से विद्यार्थी थे। कईयों का मेडिकल का 1 साल खराब हो गया, किसी का इंजीनियरिंग का हुआ, किसी का पढ़ते हुए 2 साल बर्बाद हुए। तो उस आंदोलन के कारण से लोकतंत्र को अगर किसी ने बचाया है आंदोलन करके और सरकार को टिकाने की मजबूरी पैदा की है, तो वो उस समय सारी नौजवान पीढ़ी को, तो नौजवान पीढ़ी को उस समय का नहीं, ये जो है ना हर समय इसमें सचेत रहना पड़ेगा। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो ऐसा नहीं सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां आएगी जाएगी, पर लोकतंत्र में संविधान की हत्या न हो इसके लिए हमेशा जागरूक रहना। बीजेपी का कहना है कि इसके लिए माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस को। देखो, मैं उसके बारे में तो अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ। सारा देश चिल्लाता था माफी क्या मांगो, इनको तो बड़े से बड़े दंड मिलना चाहिए वास्तव में, जिन्होंने इस प्रकार केवल अपने राज को बचाने के लिए, वो भी हमने नहीं चुना था, वो तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको अयोग्य घोषित किया था। उन्होंने गलत तरीके अपनाकर चुनाव जीते थे, तो एक तरह से राजनारायण ने उनके खिलाफ केस लगाया था। इलाहाबाद कोर्ट के बहादुर मतलब एक तरह से जज ने उनके खिलाफ फैसला देकर उनको 6 साल के लिए डिबार कर दिया। उन्होंने अपनी सत्ता को बचाने के लिए ये सारा कुकर्म किया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विजय वडेट्टीवार ने भाजपा द्वारा संविधान हत्या दिवस कहने को हास्यास्पद बताया। कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि भाजपा द्वारा आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ को संविधान हत्या दिवस कहना हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि भाजपा हर दिन संविधान बदलने की बात करती है और उनके यूपी के सीएम मनसुमी को अपनी मेज पर रखकर बात करते हैं, जो दर्शाता है कि वे संविधान में विश्वास नहीं करते। वडेट्टीवार ने कहा कि जो लोग हर दिन संविधान की हत्या कर रहे हैं उन्हें इस विषय पर बात करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने भाजपा की उन नीतियों और विचारधाराओं की कड़ी निंदा की जो संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। संविधान की हत्या करते हैं जिन्होंने कभी संविधान को माना ही नहीं था, संविधान निर्माण करते वक्त उसका विरोध किया था, वो आज ये जो दोगली भाषा बोल रहे, ये उनकी भूमिका, जहाँ पे जब देश स्वतंत्र हो रहा था, जिन्होंने स्वतंत्रता को विरोध किया, जिन्होंने इस देश के अंग्रेज़ों के साथ पूरा देश खड़ा था, तब जो विचारधारा है वो अंग्रेज़ों के साथ में खड़ी थी, जिन्होंने 55 साल तक अपना तिरंगा फहराया नहीं, जिस विचारधारा से पक्ष चलता है। तो मैं कहता हूँ कि इनको लोकशाही की हत्या करना यानी संविधान की हत्या करना, इसे बोलना गलत है, यह हास्यास्पद है। इसकी वजह यह है कि जिन्होंने रोज संविधान को बदलने की भाषा की है, जिनके सीएम यूपी के अपने टेबल पर मनुस्मृति रखकर बात करते हैं, वो संविधान को मानते नहीं है। इनके बहुत सारे लोगों ने संविधान बदलने की भाषा की और मनुस्मृति लागू करने की भाषा की। जब ये आनी बानी की बात करते तब इंदिरा जी ने फिर से चुनाव में सामने गई। आनी बानी के बाद जब चुनाव हुआ तो उसके बाद में इंदिरा जी को जनता ने प्रचंड बहुमत से चुन के दिया था, बहुत बड़ा मैंडेट दिया था। तो इसका मतलब यही था कि वो उस वक्त की जरूरत थी। आज तो रोज आनी बानी है, आज रोज अघोषित आनी बानी है, हुक्मशाही है। कौन संविधान पे चल रहा है? क्या देश संविधान पे चल रहा है? मनोमर्जी से काम चला रहे हैं और वो कहते हैं कि आज 55-58 साल के बाद कि आनी बानी का दिन हत्या संविधान की हत्या है। तो जिन्होंने रोज संविधान की हत्या कर रहे, उनको ये बोलने का अधिकार नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू में तवी नदी में बारिश के कारण जल स्तर बढ़ा। जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में तवी नदी में एक व्यक्ति फंसा हुआ था, क्योंकि रात भर हुई तेज बारिश के कारण नदी के जल स्तर बढ़ गया था और नदी उफल पर थी। तवी नदी इस उफान में फंसे व्यक्ति को बचाने के लिए एसआरडीएफ की टीम मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ के जवान ने बचाव कार्य के लिए सीढ़ियों को नीचे उतारकर व्यक्ति तक पहुंचकर उसे सुरक्षित निकाला गया। इस साहसिक बचाव अभियान में एसडीआरएफ कर्मियों की तत्परता और समर्पण की तारीफ की जा रही है। अब फंसे हुए व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। कोशिश है जो कि जारी है कि कोशिश जो है वो सेफ्टी जस्ट जो है किया जाए।
साझा कर रहे हैं अपना प्रयास भी हमारे जवान बहाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज है और वहीं पर हमारे बहादुर जवान हैं और किया जाएगा दिया जाएगा किया जाएगा ये तस्वीरें आपके बिल्कुल कर लिया गया है, ये देख सकते हैं रेस्क्यू कर लिया गया है और हमारे एसडीएफ के बहादुर जवान खुद हुए हैं और रेस्क्यू जो है वो कर लिया गया है और देख सकते हैं अब राहत में आए हैं सेफली जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया है और हमारे बहादुर जवान हमेशा से कभी ऐसा होता है कि हमारे जवान जो है बिल्कुल समय पर जो है वो पहुँचते हैं और देख सकते हैं हम भेजे गए हैं वो जाने जा रहे हैं और अब इनको रेस्क्यू करके जो है वो ले जाया जाएगा और हम भी कोशिश करेंगे एसडीएफ के जवान और बातचीत करने की व्यक्ति से बातचीत करने की क्या हुआ पूरा वाकई कोशिश जो है वो जरूर करेंगे। लगाई जा रही है और देख सकते हैं केसी अब चला गया है और अब बस ऊपर लेकर जाना है और फिर जाने की कोशिश करेंगे, हालांकि क्या पूरा वाकया हुआ था और क्या कुछ हुआ था जाने की कोशिश लोग जो है लगातार उसमें से जो है यहाँ पर खड़े हैं और कहा ही जा रहा है कि पर जो है ये व्यक्ति जो है अपने घोड़े लेकर जो है यहाँ पर फंसे थे और ये कहा जा रहा है कि घोड़े भी जो है वो बह चुके हैं, लेकिन हालांकि जान बचे तो लाखों पाए। तो देख सकते हैं हमारे एसडीएफ के बहादुर जवान ने जो है जिन्हें रेस्क्यू कर लिया है और अब तैयारी की जा रही है तो सेफली जो है लेकर जाने की और देख सकते हैं आप ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं आप के माध्यम से हमारे एसडीएफ के जवान पहले इनको जो है सेफली ऊपर पहुँचा रहे हैं। पिछले पौने घंटे से चल रही जद्दोजहद जो है एसडीआरएफ की वो कहीं ना कहीं अब रंग ला रही है और अब आप देख सकते हैं तभी नदी में जो शख्स को नाव से निकालने के लिए जो प्रयास है वो कामयाब होता नजर आ रहा है। एसडीआरएफ का जो शख्स बहादुर शख्स जो नीचे उतरा था सीढ़ी से वो अब उस शख्स को लेकर वापसी की तरफ यहाँ पर बढ़ चुका है ताकि जल्द से जल्द इस शख्स को सुरक्षित स्थान तक पहुँचाया जा सके और करीबन 1 घंटे तक इस शख्स की जो सांसें हैं वो ऊपर नीचे हो रही थी। लगातार चिंता में ये था क्या जान बच पाएगी या नहीं बच पाएगी, पर एसडीआरएफ के इस बहादुर जवान ने अपनी बहादुरी का परचम दिया और साफ तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस शख्स को अब धीरे धीरे ऊपर जो है वो खींचा जा रहा है और यहाँ पर लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द सीढ़ियों से ऊपर यहाँ पर पहुँच सके। हाँ
बिल्कुल चंदन, ये देखिए तस्वीरें और ये मेहनत जो है एसडीआरएफ की टीम थी पिछले 1 घंटे से जो जद्दोजहद कर रहे थे वो कामयाब होती हुई नजर आ रही है। और इस शख्स अब अपनी 2 जो आखिरी सीढ़ियां हैं वो चढ़कर सीधा ही एसडीआरएफ की टीम तक पहुंच जाएगा। पिछले 1 घंटे से जो इसकी सांस है वो ऊपर नीचे लगातार हो रही थी और एसडीआरएफ के बहादुर जवान जो अभी भी लगा हुआ है, लगातार प्रयास किया जा रहा है कि उसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जा सके। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं एसडीआरएफ की टीम का जवान अभी भी लगातार नीचे वहीं पर मौजूद है और इस तरह के कई सारे मॉकड्रिल समय समय पर यहाँ पर की जाती है। आप देखिए जो शख्स है अब वो पूरी तरह से सुरक्षित स्थान तक पहुंच चुका है, ऊपर पुल तक पहुंच चुका है और 1 घंटे से सांस ऊपर नहीं शख्स की हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जो पिछले 1 घंटे से लगातार है। कितनी देर से शख्स को समझ है? 9:10 से और लगातार इसे भी चिंता थी कि निकलेगा नहीं निकलेगा, लेकिन बिल्कुल। और एसडीआरएफ के बहादुर जवान नीचे उतरे आ गया पूरी तरह से। आप देखिए अभी भी तो लगे हुए हैं, बहादुरी दिखाई। हम मुबारकबाद देते हैं टीम को बिल्कुल। और इसीलिए आप देखिए अभी भी वो जवान जो है पूरी तरह से। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 1975 में इंदिरा गांधी ने चुनाव हारने के बाद आपातकाल लगाया, बोले मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि 1975 में इस दिन इंदिरा गांधी ने चुनाव हारने के बाद आपातकाल लगाया था। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उनसे अपने स्वार्थ के लिए कभी कानून और संविधान का सम्मान नहीं किया। सीएम मोहन यादव ने ये भी कहा कि आज कांग्रेस डॉक्टर BR आम्बेडकर के लिए मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, जबकि वे पहले उनके अपमान के लिए जिम्मेदार थे और उन्हें कभी चुनाव जीतने नहीं दिया। उन्होंने कांग्रेस से आग्रह किया कि वे पिछले अपने पापों के लिए माफी मांगे और लोकतंत्र की मर्यादा का सम्मान करें। आपातकाल दिवस, काला धब्बा, गणतंत्र के ऊपर तमाचा, कांग्रेस ने आज ही के दिन 1975 में 25 और 26 की रात ये जो कलंक लगाया था, इंदिरा गांधी जी ने अपने चुनाव हारने के बाद कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में, चूंकि कोर्ट ने उनके चुनाव का योग्य बताते हुए राजनारायण जी को विजयश्री देने का निर्णय सुनाया था। लेकिन जैसा कि होता आया, कांग्रेस हमेशा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कानून, संविधान, व्यवस्था, किसी नियम को नहीं पालन करती है। और अंबेडकर जी के लिए आज ग्वालियर में कांग्रेस के मित्र घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। वो बेहतर होगा कि उपवास में याद करें कि अंबेडकर जी को जीते जी उनने कितना त्रास दिया है। अंबेडकर जी को जीते जी जिस संविधान निर्माता ने संविधान बनाया, उसको उस निर्वाचन की प्रक्रिया से उस पार्लियामेंट में भी नहीं जाने देने का पाप अगर किसी के सिर पे है तो कांग्रेस के सिर पे है। कांग्रेस ने उनको एक भी चुनाव जीतने नहीं दिया। उपचुनाव जब उनके 2 पार्टी के जीते, एक उपचुनाव में उनके सदस्य ने इस्तीफा देकर उनको निर्वाचन का मौका दिया, तो प्रधानमंत्री रहते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमान जवाहरलाल नेहरू उस उपचुनाव में भी प्रचार करने गए और वहां पर भी उनकी आत्मा उनको हरा करके मानी। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, वो जीते जी उनको जितना कष्ट दिया, मरने के बाद भी, उनके शरीर छूटने के बाद, एक ऐसे महान अंबेडकर जी जिनने अपने जीवन के सभी पक्षों से समता आधारित समाज, संविधान, कितना योगदान दिया, लेकिन उनको देहावसान के बाद दिल्ली में उनके अंतिम संस्कार का भी मौका नहीं दिया है। मजबूरी में उनकी उस मृत शरीर को लेकर के हवाई जहाज से बंबई जाना पड़ा और उससे बढ़कर के कांग्रेस के लोगों ने अन्याय करते हुए उस विमान के किराए का वसूली भी उनकी पत्नी से की। कल्पना कर सकते कि कांग्रेस कहां तक नीचे जा सकती। जीते जी उनको काम नहीं करने देती है, जीते जी उनके कष्ट बढ़ाती है, हारने के मजबूर करती है, शरीर छूटने के बाद जलाने का मौका नहीं देती। जिस विमान से ले जाते हैं उस विमान का किराया उनकी पत्नी से वसूल करती। तो आज का दिन अच्छा है, ग्वालियर में कांग्रेसी मित्र उपवास कर रहे हैं। बेहतर होगा कि वो अपने उस कांग्रेस के अतीत के पापों की क्षमा प्रार्थना करें।
और ये जो पूरा घटनाक्रम अंबेडकर जी के प्रतिमा को लेकर के ये पूरा संकट खड़ा किसने खड़ा किया? कांग्रेस ने पहले विरोध किया और कांग्रेस ही आज बजाय ये कोर्ट में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की कमेटी के पास जाए, उनसे वहां निवेदन करे कि हाँ आप जल्दी निराकरण करो, हमारा पक्ष सुनो, लेकिन बजाय वहां करने के वोट की राजनीति करने और ग्वालियर में जनता को मूर्ख बनाने आए। जनता सब जानती है और बहुत अच्छा संयोग है। जिस दिन वो संविधान की आत्मा रोई थी, संविधान के साथ अन्याय करा था कांग्रेस ने, उस दिन उनने उपवास करते हुए ये दोनों झूठ के पर्दे खुलेंगे। अंबेडकर जी के साथ उनके द्वारा किया गया अन्याय और संविधान के साथ, संविधान में संशोधन 42वां और 39वां, जिसके आधार पर इंदिरा गांधी जी ने अपने आप को प्रधानमंत्री पद को सभी न्यायालयीन कार्रवाई से ऊपर मान लिया था। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, जिसको सहायोग कमीशन ने बाद में सिद्ध किया कि हाँ ये गलत हुआ है 1978 में, कि आपातकाल भी गलत था और ये संविधान का संशोधन ही गलत है। इससे बढ़कर क्या होगा? तो बेहतर होगा कांग्रेस अपनी आत्मा के अंदर टटोले और लोकतंत्र की भावनाओं को जाने। जनता इसीलिए उनको घर बिठाती है और ऐसी हरकतों से और जनता की। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर भाजपा प्रवक्ता केसवन का बयान। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर भाजपा प्रवक्ता केसीआर केसवन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को संविधान की हत्या और लोकतंत्र के कत्लेआम के लिए देश से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने बताया कि ये दिन देश के लिए गहरी सीख है और हमें उन सभी स्वतंत्रता सैनिकों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। सीआर केसवन ने इस मौके पर देशवासियों से अपील की कि वे लोकतंत्र की रक्षा करें और संविधान के प्रति सम्मान बनाए रखें। उनका कहना था कि आपातकाल जैसी त्रासदी दोबारा न हो, इसी के लिए सभी को सहज और जिम्मेदार से रहना होगा। Today marks the 50th year of Indira Gandhi imposing the dictatorial fascist emergency, and the Congress party today must tender an unconditional apology to our nation, to our people and posterity for murdering our constitution and butchering our democracy. The unprincipled Congress party perpetrated the 21-month-old tyranny of terror, the emergency, which is the most horrible crime in our history and one of the darkest blots in our history for which the Congress party is responsible. Rahul Gandhi waxes eloquently about democracy and freedom. If Rahul Gandhi and the Congress party had even an iota of conscience left, they'll take responsibility and apologize to our country for having perpetrated this horrendous emergency and assaulting our constitution. Also, the opposition parties who are in alliance with the Congress party, like the DMK and the RJD, should advise the Congress party to tender an apology, because Shri M.K. Stalin, the Chief Minister of Tamil Nadu, himself has written in his biography how he was tortured during emergency. And Lalu Prasad Yadav ji went to jail and he even named his daughter, who's now a member of parliament, as Misa, after the Maintenance of Internal Security Act during the emergency. So these opposition parties who are in an opportunistic alliance with the Congress should prevail upon the Congress party to apologize today to the entire country for the heinous wrong which the Congress party had committed by enforcing emergency. Also, today is a grim yet imperative reminder for our younger generation as to how, when power goes into the wrong hands, how it can be abused. It is very important that our younger generation should be aware and be vigilant about how the Congress party with the emergency, they trampled upon the fundamental rights, they choked individual freedom and suspended democracy. And I think the way in which they en masse jailed the opposition and blanket banned the media, all these things should be made aware to the younger generation, and so that a sense of duty is instilled in the younger generations, so that they will defend our democracy and ensure they uphold the flame of freedom. And today we also take a moment to pay a tribute to the spirited soldiers of democracy who fought against the persecution and the oppression of the Congress regime during the emergency, and in many cases who even sacrificed their lives for the cause of freedom. On this day, which marks the 50th year of the dreaded emergency, it is high time Rahul Gandhi and the Congress party tender a public apology to the people of our country,
and posterity. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मनोज तिवारी ने आपातकाल को संविधान की हत्या बताया। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा कि 1975 की इमरजेंसी केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि उस समय संविधान की हत्या हुई थी। उन्होंने राहुल गांधी को भी संविधान की बात करते हुए देखा, लेकिन याद दिलाया कि उनकी पार्टी ने ही उस समय संविधान की हत्या की थी। मनोज तिवारी ने कहा कि ये कांग्रेस की मानसिकता थी कि अगर लोग उनके हिसाब से काम नहीं करेंगे तो वे संविधान को दरकिनार कर सकते हैं। उन्होंने मोदी सरकार को धन्यवाद दिया कि वे इस महत्वपूर्ण विषय पर खुलकर चर्चा कर रही है, जिससे देश के लोगों को इतिहास की सही जानकारी मिल सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि आपातकाल पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति न आए। मैं समझता हूं आपातकाल मात्र एक घटना नहीं है। जो हुआ वो तो बहुत ही विभत्स हुआ। आज भी इस देश का प्रत्येक देश को प्यार करने वाला व्यक्ति क्या कहेगा? हमें संविधान की रक्षा करनी है। कुछ वो लोग भी कहते हैं, हम राहुल गांधी जी के हाथ में भी संविधान को पॉकेट में रखते हुए देखते हैं। तो संविधान को पॉकेट में रखने वाले इन्हीं लोगों की पार्टी 1975 में संविधान की हत्या कर दी थी, संविधान को निरस्त कर दिया। जो कहेंगी इंदिरा गांधी वही होगा कानून, यही था उनका फरमान। इसलिए आज इस बात को हिंदुस्तान याद रखे। मेरा थॉट है कि आपातकाल लगाना सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो एक प्रवृत्ति थी, मानसिकता है। वो कांग्रेस की मानसिकता है कि अगर हमारे अनुसार नहीं चलोगे तो हम सारे देश के संविधान को ताक पे रख देंगे। और अगर किसी की प्रवृत्ति ऐसी है, किसी का मानस ऐसा है, तो उसको देश को याद रखना चाहिए। इसलिए धन्यवाद मोदी सरकार का, धन्यवाद वर्तमान सरकार का। उन्होंने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में बताया। अब अगर इतने लोग आए हैं या बाहर सड़क पे जा रहे हैं लोग, होर्डिंग पोस्टर लगे हैं, वो बोले अच्छा आपातकाल आपातकाल, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इमरजेंसी। बट इमरजेंसी क्या है इसको डिस्कस करना पड़ेगा। आज हमारे खट्टर साहब आए यहाँ पे, रेखा गुप्ता जी, हमारा कपिल मिश्रा का मंत्रालय ये सब किया है। इसका मूल क्या है कि जितने लोग आए हैं ये जाके अपने अपने बच्चों को समझाएं। इनको तो कितने लोग तो आकर के भी नहीं आते हैं। हो सकता है आए कि बहुत भीड़ है, हाँ बहुत अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद या हिंदुस्तान जिंदाबाद। जरूरी है कि आज के इन एवरी जो पोस्टर्स हैं, हर पोस्टर को ध्यान से देखें। आप यहाँ देखिए थोड़ा सा, अनकहे अत्याचार, तानाशाही की मानवीय कीमत। आप देखिए अनकहे, आप सोच सकते हैं, आप अपने से पीटीआई बात कर रही है, आप जितना भी जलता सवाल करेंगे हम जवाब देंगे। हमें बहुत बुरा लगेगा आपका कोई सवाल, तो भी हम चुपचाप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन 1975 की रात आपकी जुबान भी बंद की गई, आपका आईडी भी बंद किया गया, और ज्यादा एडिटर उछले तो उनको जेल में बंद किया गया। ये थी संविधान की हत्या, वो देश को याद रखा। संजय राउत। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम रेखा गुप्ता ने आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या बताया। आपातकाल के 50वें वर्ष पर आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उस दौरान लोकतंत्र की हत्या हुई। उन्होंने बताया कि ये घटना सत्ता के लालच में की गई थी और इसे भूलना नामुमकिन है। रेखा गुप्ता ने कहा कि जो लोग आज संविधान को जेब में रखते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि उनके पूर्वजों ने संविधान की हत्या की थी। उन्होंने कहा कि लाखों निर्दोष लोगों को जेल में डाला गया और 21 महीने तक देश में ये अत्याचार चल रहा था। कई परिवार इस संकट में प्रभावित हुए। सीएम ने देशवासियों से अपील की कि इसे याद रखना जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति न हो। लोकतंत्र की हत्या हुई, 50 साल बीत गए। मुझे उन लोगों पे हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है जो लोग लोकतंत्र को अपनी जेब में लेकर के घूमते हैं, दुहाई देते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा करो। मैं उन्हें कहना चाहती हूं कि भाई, लोकतंत्र की हत्या करने वाले तो तुम्हारे ही पूर्वज थे, जिन्होंने भारत के इतिहास में इससे काला दिन नहीं हो सकता जब
गला घोट दिया गया संविधान का। आज आप जेब में संविधान की कॉपी रख के घूमते हो और कहते हो लोकतंत्र बचाओ। आप भूल कैसे सकते हो वो 25 जून 1975 को जब लाखों लोकतंत्र के सेनानियों को जेल में डाल दिया गया, बिना कसूर के उन्हें सजा दी गई। 1, 2, 3, 4 महीने की नहीं, 21 महीने तक लोग जेल में रहे और उनके परिवार बेसहारा पड़े रहे। एक एक परिवार से 10-10 लोग, हर नेता देश का जेल में डाल दिया गया, यहाँ तक कि पूरा का पूरा देश ही बंदीगृह बन गया। ऐसे लोग, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ये दिन बार बार याद किया जाए कि फिर कभी भारत के इतिहास में ऐसा अंधेरा ना आने पाए। ऐसा लोकतंत्र की हत्या करने का कोई अवसर किसी को भी, किसी भी सरकार के पास नहीं होना चाहिए। ये पीढ़ियां आज याद कर रही है कि उस समय जो हुआ, उस तत्कालिक सरकार ने जो किया, तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जो किया, केवल सत्ता का लोभ जो था, उसके कारण से पूरे देश ने इस काले अध्याय को देखा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस ने संविधान को तार-तार किया, बोले भाजपा नेता दिनेश शर्मा। आपातकाल के 50 वर्ष के पूरे होने पर भाजपा नेता दिनेश शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के पास संविधान था, लेकिन उन्होंने ही उसे तार-तार कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता खोने के डर से कांग्रेस ने आपातकाल लगाया और उस दौरे में देश की स्थिति बेहद खराब हो गई थी। दिनेश शर्मा ने बताया कि 1971 में बांग्लादेश के निर्माण के बाद बांग्लादेशियों को शरण दी गई, जिससे मुद्रास्फीति 19.2% से बढ़ी। 1974 में 27.3% हो गई। जनता में आक्रोश होना स्वाभाविक था। उन्होंने आगे कहा कि उस समय आदेश पारित किया गया था कि अगर पुलिस गोलियां चलाए तो कई मामले दर्ज नहीं होंगे, जिसके कारण कई लोग मारे गए। दिनेश शर्मा ने कांग्रेस की उस नीति की कड़ी निंदा की और देशवासियों से सचेत रहने की अपील की है। नहीं, आज संविधान हत्या दिवस है। कांग्रेस लाल किताब का लेकर चलती है संविधान कहकर उसको, लेकिन संविधान का अपमान करने वाली, उसका धज्जियां उड़ाने वाली ये है। धारा 300 अनुच्छेद 352 का हवाला देकर इन्होंने आंतरिक अशांति के नाम पर, जो इनकी अपनी हताशा थी, अपनी सत्ता को खोने की जो इनका डर था, उस कांग्रेस के डर के कारण इन्होंने इमरजेंसी लागू कर दी। 1971 से इन्होंने एक नारा दिया कि गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी हटाने के बजाय गरीबी हटते गए। तुर्कमान गेट पर जिस प्रकार से झुग्गियां हटाने के लिए इन्होंने हजारों लोगों को गोली पे चला दी, जिस तरीके से ये व्यवहार कर रहे थे, चारों तरफ एक वायुमंडल ऐसा बना कि 1971 में जब इन्होंने बांग्लादेश बनाया तो सारे बांग्लादेशियों को, कितने बांग्लादेशियों को इन्होंने शरणार्थी बना दिया। यानी जो भारत की अर्थव्यवस्था थी, शरणार्थियों को यहां आश्रय देने के कारण बिगड़ने लगी। और वो दौर था कि 1974 में 73 में जो महंगाई दर थी वो थी 19.2%, यानी इतनी बड़ी महंगाई दर। आज हमारी 7-8% की महंगाई दर होती है तो ये चिल्लाते हैं, उस समय इनकी महंगाई दर 19.2% हो गई और 1974 में बढ़कर अचानक 27.3% हो गई। हाहाकार मच गया, मुद्रास्फीति की दर बढ़ गई, महंगाई की दर में वृद्धि हो गई, जीडीपी गिरने लगा, लोगों के रोजगार छिनने लगे। ऐसे समय लोगों का असंतोष स्वाभाविक था। माननीय न्यायालय के निर्णय में, जिसमें साफ हो गया था कि आदरणीय राजनारायण जी ने जो रिट दायर करी, माननीय न्यायालय ने इनको 6 वर्ष के लिए इंदिरा जी को किसी भी पद के अयोग्य घोषित कर दिया और ये भी निर्णय कर दिया कि उनकी सदस्यता चली जाएगी और वो कोई पद को धारित नहीं कर सकते। उसको बचाने के लिए इन्होंने एक जो धारा 352 थी, अनुच्छेद 352, उसका सहारा लेके 25 जून की रात को इमरजेंसी, फखरुद्दीन अली साहब उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे, लागू कर दिया। और 26 तारीख से गिरफ्तारी, जजेस का स्थानांतरण, यानी जो जज इनके खिलाफ, उसका स्थानांतरण, उसके खिलाफ कार्रवाई, और जो पत्रकार, पूरी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भंग कर दिया।
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर दिया। उनके अध्यक्ष के विक्रम राव थे, उनको बड़ौदा जेल में जाके भेज दिया। वहां तो कहते थे कि मोदी जी उसमें स्वयं सेवक थे, तो उनको कालकोठरी में बंद किया गया था उनके प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष को। उनको वो चुपचाप से अखबार पढ़ने के लिए भिजवाते थे कि वो अखबार पढ़ ले, वो निवेदन करके जेलर से। ऐसी परिस्थिति थी कि झूठे केसों में लोगों को बंद करना। एक ऐसा आदेश इन्होंने जारी किया कि आपातकाल में अगर किसी को गोली मार दी जाए तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, उसको किसी प्रकार का न्यायालय में केस नहीं चलाया जा सकता। कितनों को गोली मार दी, केस नहीं चला, क्योंकि नियम कानून बना दिया। आज कहते हो कि लोकतंत्र है, आप तो गोली मारने का को वैधानिक आपने दर्जा दे दिया आपातकाल के नाम पर, और कितनों को गोली से उड़वा दिया। तो ये संविधान का कहते तो ये है कि जो तैमूर लंगड़ा जो आक्रांता भारत में आया था, अत्याचार का पराकाष्ठा की थी जिसने इस दिल्ली के तख्ते तौस पे, वो उससे भी ज्यादा घोर अत्याचार इमरजेंसी में हुआ। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। योगी आदित्यनाथ ने डेयरी संयंत्रों के संचालन के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर और कानपुर में डेयरी संयंत्रों के संचालक के साथ साथ अंबेडकर नगर में पशु आहार उत्पादन इकाई के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और यूपी सरकारी डेयरी फेडरेशन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह में भाग लिया। इस समझौते के तहत डेयरी उत्पादन और पशु आहार की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में बड़े कदम उठाए जाएंगे, जिससे किसान और डेयरी व्यवसायियों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राज्य में कृषि और डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और ये पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मंत्री आशीष सूद ने 1975 के आपातकाल को संविधान के लिए शर्मनाक बताया। दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्षों के पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री मनमोहन लाल खट्टर ने दिल्ली और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने कहा कि 1975 का आपातकाल भारतीय संविधान के इतिहास में एक शर्मनाक अध्याय है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की नीतियों और कार्यों की कड़ी निंदा की। कहा कि कांग्रेस संविधान की किताब हर जगह प्रदर्शित करती है, लेकिन अपने कार्यों से संविधान का अपमान किया। आशीष सूद ने आरोप लगाया कि उस दौरान हजारों लोगों की हत्या की गई और सैकड़ों को गिरफ्तार किया गया। बावजूद इसके कांग्रेस ने कभी माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि ये दिन हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र की रक्षा करना कितना जरूरी है। आपातकाल भारत के लोकतांत्रिक इतिहास पे काला धब्बा है और उन लोगों की असलियत बताता है जो जेब में संविधान की लाल किताब रखकर संविधान खतरे में बताते हैं। उन्होंने आज तक सैकड़ों लोगों की हत्या की, हजारों लोगों की हत्या की, लाखों लोगों की जेलबंदी की, लाखों परिवारों की बर्बादी के लिए आज तक माफी नहीं मांगी है। ये घटना हमें याद दिलाती है कि हम सबको जागरूक रहकर अपने अंदर के जयप्रकाश नारायण को जीवित रखना है, ताकि हम किसी भी तानाशाह के अंदर अगर दोबारा इमरजेंसी लगाने की प्रवृत्ति जागे तो उसको रात के सपने में भी ये याद आना चाहिए कि अगर उसने तानाशाही करी तो इंदिरा की तानाशाही को राजीव चौक पर उजागर करने के लिए देश की जनता और देश का इतिहास आ जाए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आपातकाल से सीख लेने की बात कही। 1975 के आपातकाल में 50 वर्ष पूरे होने पर भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि हमें इस इतिहास से सबक लेना चाहिए। उन्होंने अमित शाह के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि हमें आपातकाल की त्रासदेह से सीख लेकर आगे बढ़ना होगा। सिरसा ने कांग्रेस नेता संजय राउत के उस बयान की आलोचना की जिसमें राउत ने आपातकाल को संविधान के अनुसार सही बताया था। उनका कहना था कि ऐसी सोच से सभी भी दूरदर्शित नहीं आई है और ये दर्शाता है कि लोगों को सही जानकारी देना कितना जरूरी है। उन्होंने याद दिलाया कि आपातकाल के दौरान हजारों निर्दोष लोग मारे गए थे, जिससे हम कभी नहीं भूल सकते। 50 साल पूरे हो चुके हैं, क्या कुछ सीख है जो देश को हासिल? देखिए, देश को आज ये सीख चाहिए कि मैं देख रहा था कि अमित शाह जी ने कल बताया कि इमरजेंसी की याद क्यों करानी जरूरी है और आज ही वो सामने आ गया। संजय राउत ने आज ही बयान दे दिया कि इमरजेंसी ठीक थी और संविधान के तहत की गई थी। ये कीटाणु अभी इनमें जिंदा हैं,
इन कीटाणुओं को मारना जरूरी है। इसलिए हमारे देश के नौजवानों को याद करना जरूरी है कि इतने खतरनाक लोग हैं कि इमरजेंसी लगाकर देश की संविधान की आत्मा का कत्ल करने वाले लोग, हजारों बेकसूर लोगों का कत्लेआम कराने वाले लोग, इमरजेंसी के नाम के ऊपर जेलों में लोगों को पीड़ित कर करके मारने वाले लोग, राजमाता सिंधिया को पागलों के साथ बंद करने वाले लोग, फिल्मी कलाकार जो थी उसको इन्होंने जेल के अंदर इतना पीड़ित किया कि वो बेचारी मर गई। ऐसे पाप करने वाले लोग, नस्लबंदी के नाम पे हजारों लोगों को मरवा दिया इन्होंने। ऐसी पाप करने वाले लोगों को कभी जिंदगी में माफ नहीं किया जा सकता, इसलिए भूलना नहीं है। अभी संजय राउत और इमरजेंसी लगाने वाले परिवार जिंदा हैं, इसलिए जब तक ये कीटाणु जिंदा हैं आपको याद रखना पड़ेगा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस ने संविधान हत्या दिवस आयोजन का विरोध किया। चंडीगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा संविधान हत्या दिवस के रूप में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ मनाए जाने के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस आयोजन को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए कड़ा विरोध जताया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। ये विरोध प्रदर्शन वर्तमान में राजनीतिक मतभेदों को उजागर करता है, जो आपातकाल की यादगार को लेकर जारी है। आज चंडीगढ़ के गवर्नर प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने अपनी शर्मनाक हरकत करी है। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। देश के अंदर आज कहते हैं 50 साल इमरजेंसी को हो गए। संविधान की हत्या भाजपा सरकार रोज करती है। पिछले साल चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में भाजपा सरकार ने, अनिल बंसी ने संविधान की हत्या करी। क्या चंडीगढ़ के मेयर गवर्नर उन्होंने दिवस मनाया? जब गुजरात के दंगे होते हैं क्या भाजपा उस दिन दिवस मनाती है? और ये किसका पैसा है? किसके पैसे पे आज एक एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रोग्राम करवा रही है जहां गवर्नर साहब चीफ गेस्ट के तौर पे आते हैं? ये बड़ी शर्मनाक हरकत है। भाजपा ने संविधान की हत्या 365 दिन करी है। जिन दिनों सरकार में आए थे हमें रोकने की कोशिश करी गई, हम पे दल बल का पूरा प्रयोग किया, पर हम डटे रहे, हम लड़ाई लड़ते रहे। और ये कांग्रेस की एक प्रोटेस्ट थी, इनको हमारे साथियों को डिटेन किया। हम डटकर साथ खड़े और आगे भी ऐसे खड़े रहेंगे। मेरा नाम सचिन गाला है, पार्षद वार्ड नंबर 13 से। अब वक्त हो चला है दर्शकों छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए देश की तमाम बड़ी खबरें मेरे सहयोगी मिनल के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।